हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ भाई। तो हम हिंदी साहित्य का भाई क्रमबद्ध अध्ययन करने लग रहे हैं। ठीक है, यानी हिंदी साहित्य हम डिटेल से पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, मैंने एक क्लास आपको प्रोवाइड करवा दी थी, उसमें मैंने प्राचीन आर्य भाषा और मध्यकालीन आर्य भाषा आपको करवाई थी। ठीक है, आज हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषा करेंगे और वो सभी डिटेल से करवाई थी। 1-1.5 घंटे की क्लास है, तो प्लीज़ आप जाके उसको ज़रूर से ज़रूर देखना, क्योंकि अब 10 तारीख को जो HPSC प्रोफेसर का पेपर हुआ था उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं। जो क्लास मैंने कल आपको करवाई थी तो उस क्लास में से काफ़ी क्वेश्चन वहाँ पर आए हुए हैं उस पेपर में। तो प्लीज़ आप क्लास को रेगुलर देखें, ठीक है, जिससे आपका हिंदी साहित्य मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम करेंगे आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं भाई। आधुनिक आर्य भाषा का विकास अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, मध्यकालीन भाषा में हमने कर लिए थे अपभ्रंश को। आधुनिक आर्य भाषा का विकास भाई अपभ्रंश से हुआ है। सर्वप्रथम 1880 ईस्वी में आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण हार्ने ने किया था। ठीक है, हार्ने ने किया था भाई। सर्वप्रथम 1880 में आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण, ठीक है, हार्नले ने किया था। आगे है हार्नले का आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण। ठीक है, और हार्नले ने जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण किया था वो इस प्रकार है। वर्ण, ठीक है, वर्ण के आधार पर किया है भी, और भाषाएं। ठीक है, पूर्वी गोडियन, जो पूर्वी गोडियन वर्ण है इसके अंतर्गत भाषाएं आती है पूर्वी हिंदी, बंगला, असमी, उड़िया। ठीक है, पश्चिमी गोडियन के अंतर्गत आती है भाषाएं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, सिंधी, पंजाबी। उत्तरी गोडियन के अंतर्गत आती है गढ़वाली, नेपाली और पहाड़ी। और दक्षिण गोडियन के अंतर्गत आती है मराठी। ठीक है, ये वर्गीकरण हार्नले ने किया था भाई। ठीक है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का। आगे है हार्नले ने मध्य देश तथा केंद्र के आर्य को भीतरी आर्य और चारों ओर फैले आर्य को बाहरी आर्य कहा है। तो ये क्वेश्चन देखो, जो नोट्स में ये जो जैसे नोट में लिख देते हैं, ठीक है, वो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। पेपर में अक्सर वहीं से क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं, तो प्लीज़ आप इनको अच्छी प्रकार से कीजिए। क्या भी हार्नले ने मध्य देश तथा केंद्र के आर्य को, ठीक है, भीतरी आर्य और चारों ओर फैले आर्य को बाहरी आर्य कहा है। अगला है, आगे है भाई जॉर्ज ग्रियर्सन का लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में प्रदत्त वर्गीकरण। ठीक है, अब जॉर्ज ग्रियर्सन का जो वर्गीकरण है वो हम देखते हैं। बाहरी उपभाषा, मध्य उपभाषा, भीतरी उपभाषा। ठीक है, ये जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा किया गया वर्गीकरण है भाई। ठीक है, आधुनिक आर्य भाषा का। तो बाहरी उपभाषा उत्तरी पश्चिमी समुदाय, ठीक है, इसकी भाषा कौन कौन सी है, लहंदा है और सिंधी है। दक्षिणी समुदाय, इसकी भाषा है मराठी। पूर्वी समुदाय, इसकी भाषा है उड़िया, बिहारी, बंगला और असमिया। ठीक है, तो बाहरी उपभाषाएं हैं, बाहरी जो उपभाषाएं हैं, ठीक है, इसमें उत्तरी पश्चिमी समुदाय आता है, इसके अंतर्गत लहंदा सिंधी भाषाएं आएंगी। दक्षिणी समुदाय के अंतर्गत मराठी भाषा आएगी। पूर्वी समुदाय के अंतर्गत उड़िया, बिहारी, बंगला और असमिया आएगी भाई। फिर है मध्य यानी केंद्रीय उपभाषा, मध्यवर्तीय समुदाय, इसमें पूर्वी हिंदी आएगी भाई। ठीक है, भीतरी उपशाखा, इसके अंतर्गत केंद्रीय समुदाय के अंतर्गत भाषाएं आएंगी पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, भिरनी, राजस्थानी, खानदेशी और गुजराती। पहाड़ी समुदाय, इसके अंतर्गत पूर्वी पहाड़ी, नेपाली, मध्य पहाड़ी, केंद्रीय पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी भी। आगे है डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने ध्वनि और व्याकरण को आधार बनाकर ग्रियर्सन के वर्गीकरण की आलोचना की है और अपना वर्गीकरण इस प्रकार प्रस्तुत किया है। ठीक है, जो डॉक्टर कुमार चटर्जी हैं इन्होंने ध्वनि और व्याकरण को आधार बनाया भाई। ठीक है, और इन ध्वनि और व्याकरण को आधार बनाकर जो जॉर्ज ग्रियर्सन का
वर्गीकरण था जो हमने अभी ऊपर देखा है, ठीक है, उसकी क्या की इन्होंने आलोचना की, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अपना वर्गीकरण इस प्रकार प्रस्तुत किया। जो डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी हैं, उन्होंने वर्गीकरण, देखो उनका वर्गीकरण ये रहा। उदीच्य, इसके अंतर्गत सिंधी, लहंदा और पंजाबी। प्रतीच्य, राजस्थानी, गुजराती। मध्य देशीय, पश्चिमी हिंदी। प्राच्य, पूर्वी हिंदी, बिहारी, असमिया, बंगला, उड़िया। और दक्षिणात्य, इसमें मराठी भाषा आएगी। तो ये वर्गीकरण भाई डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे है, डॉक्टर चटर्जी ने पहाड़ी समुदाय की कुमाऊनी, गढ़वाली तथा नेपाली भाषाओं को राजस्थानी का रूपांतरण माना। ये किसने माना? डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने जो पहाड़ी समुदाय की कुमाऊनी भाषा है, गढ़वाली भाषा, नेपाली भाषा है, इन भाषाओं को भाई राजस्थानी का रूपांतरण रूप माना है। तो राजस्थानी भाषा उसका ही रूपांतरण रूप मान लिया है। भीली तथा खानदेशी को डॉक्टर चटर्जी स्वतंत्र भाषा नहीं मानते, ठीक है। जो भीली भाषा है और खानदेशी भाषा है, ठीक है, इसको डॉक्टर चटर्जी स्वतंत्र भाषा नहीं मानते भाई। उदीच्य के अंतर्गत उन्होंने सिंधी, लहंदा तथा पंजाबी की चर्चा की है। जो उदीच्य है इसके अंतर्गत, ठीक है, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने सिंधी, लहंदा तथा पंजाबी भाषा की चर्चा की है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने सुनीति कुमार चटर्जी के वर्गीकरण में सुधार कर अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया भाई, ठीक है। फिर भाई धीरेन्द्र वर्मा आए, इन्होंने जो डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी है उनके वर्गीकरण में सुधार किया और अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया। देखते हैं इसको भी। हम आधुनिक आर्य भाषा कर रहे हैं, ठीक है। तो धीरेन्द्र ने क्या किया है? उदीच्य सिंधी, लहंदा पंजाबी है इसके अंतर्गत। प्रतीच्य गुजराती, मध्य देशीय, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी। प्राच्य उड़िया, असमिया, बंगला और दक्षिणार्थ है मराठी भाई, ठीक है। तो ये वर्गीकरण किया है भाई डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने, ठीक है। और सुनीति कुमार चटर्जी है, इनके वर्गीकरण में थोड़ा सा सुधार करके। ये जो वर्गीकरण है डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी का है, ठीक है। और जो ये वर्गीकरण है यहाँ पे, ये धीरेन्द्र वर्मा का रहेगा भाई। इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके इन्होंने किया है। आगे है हरदेव बहारी का वर्गीकरण। आधुनिक आर्य भाषा हम कर रहे हैं, उसके अंतर्गत हरदेव बहारी का वर्गीकरण देखते हैं आधुनिक भाषाओं को लेकर। हिंदी वर्ग में इन्होंने कौन कौन सी भाषा को रखा है? मध्य पहाड़ी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी को इन्होंने रखा है भाई। हरदेव बहारी ने हिंदी वर्ग के अंतर्गत मध्य पहाड़ी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी को रखा है। और हिंदी तर यानी हिंदी से तर भाई, यानी हिंदी जहाँ पर नहीं बोली जाती, ठीक है, तो उत्तरी नेपाली भाई। हिंदी वर्ग, ठीक है, हिंदी वर्ग में पश्चिमी में पंजाबी, सिंधी, गुजराती है। दक्षिण में सिंहली, मराठी है। पूर्वी में उड़िया, बांग्ला और असमिया है। तो ये वर्गीकरण हरदेव बहारी का है भाई। आगे है भोलानाथ तिवारी का अपभ्रंश आधारित वर्गीकरण। जो भोलानाथ तिवारी है, इनका अपभ्रंश आधारित वर्गीकरण हम देखते हैं आधुनिक आर्य भाषाओं का। तो अपभ्रंश और आधुनिक निर्मित भाषाएं, ठीक है, यहाँ पे अपभ्रंश दे रखा है, यहाँ पर आधुनिक निर्मित भाषाएं दे रखी हैं। तो ब्राचड़, ठीक है, ब्राचड़, केकय्ये और टक्स, ठीक है। तो ये क्या है? ये पश्चिमी उत्तरी अपभ्रंश है, ठीक है। और ये पैसाची से है, इसमें सिंधी, लहंदा और पंजाबी भाई। शौरसैनी मध्यवर्तीय से है, ठीक है, इसमें राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती, पश्चिमी हिंदी भाषाएं आएंगी। अर्धमागधी मध्य पूर्वी हिंदी आएगी इसके अंतर्गत भाषा। मागधी पूर्वीय, इसमें बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया है। महाराष्ट्री दक्षिणी, इसमें मराठी भाषा है भाई, ठीक है। तो ये भाई भोलानाथ तिवारी का अपभ्रंश आधारित वर्गीकरण है आधुनिक आर्य भाषाओं का। तो अब है प्रमुख आधुनिक आर्य भाषाओं की विशेषता, ठीक है। प्रमुख जो आधुनिक आर्य भाषा है, इनकी विशेषता हम देखते हैं। तो क्या है? लहंदा है। लहंदा का अन्य नाम, ये पेपर में पूछा जाता है। लहंदा का अन्य नाम है हिंदकी, जटकी, मुल्तानी, चिभाली और पोठवारी। ये लहंदा का अन्य नाम है भाई, हिंदकी, जटकी, मुल्तानी,
चिभाली और पोठवारी। फिर लिपि क्या है इसकी लहंदा की, इनकी है लंडा। तो शारदा लिपि की एक उपशाखा है ये। लहंदा का शाब्दिक अर्थ है पश्चिमी, ठीक है। लहंदा जो है भाई इसका शाब्दिक अर्थ पूछा है तो क्या है भाई, इसका है पश्चिमी। अब है पंजाबी, इसकी विशेषता देखते हैं। ये पैशाची अपभ्रंश से विकसित हुई है। जो पंजाबी भाषा है ये भी पैशाची अपभ्रंश से विकसित हुई है। इसकी लिपि लंडा थी जिसमें सुधार कर गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि बनाई गई, ठीक है। किसने सुधार किया भाई लंडा लिपि में, गुरु अंगद सिंह ने। और पंजाबी की लिपि क्या करी, गुरुमुखी करी भी। और पंजाबी का अपभ्रंश क्या है, पैशाची है। आगे है, इसमें आज भी अनेक प्राकृत शब्दों का प्रयोग होता है जैसे इक, संत, अठ, गड्डी आदि। इसलिए कई विद्वान पंजाबी को सबसे प्राचीन आधुनिक आर्य भाषा मानते हैं, ठीक है। आगे है, पंजाबी अपने परिनिष्ठ रूप में अमृतसर के पास माझा इलाके में बोली जाती है। कहाँ पे बोली जाती है, माझा इलाके में बोली जाती है भाई, अमृतसर के पास पंजाबी। इसको पंजाबी की मुख्य बोलियां हैं माझी, डोगरी, दोआबी, राठी आदि। एक पंजाबी की बोलियां भी पूछी जा सकती है, कौन कौन सी है भाई, एक माझी है पंजाबी की, डोगरी है, दोआबी है और राठी है भाई। तो प्लीज़ आप नोट्स बना सकते हैं और आप इनको लिख सकते हैं, ठीक है। पेपर में जब आपका पेपर नज़दीक हो तो आप यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं भाई। फिर है सिंधी, सिंधी की विशेषताएं देखते हैं। यस, सिंध नदी के दोनों किनारों पर बोली जाती है। जो सिंधी भाषा है, ठीक है, ये सिंध नदी के दोनों किनारों पर बोली जाती है। इसकी अपनी लिपि लंडा है, ठीक है। 3 भाषाएं आ गई हमारे पास, ठीक है। तो तीनों की लहंदा, पंजाबी और सिंधी क्या है, इनकी लंडा क्या है, लिपि है। लेकिन यह गुरुमुखी और फारसी में भी लिखी जाती है। जो सिंधी भाषा भी गुरुमुखी और फारसी लिपि में भी लिखी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। और सिंधी की बोलियां कौन कौन सी है, विचोली है, लासी है, सराइकी है, थरेली है और लाडी है। ये सिंधी की बोलियां हैं भाई, बिलोची, लासी, सराइकी, थरेली और लाडी। अब है गुजराती, गुजराती है। इसकी लिपि गुजराती के नाम से ही जानी जाती है। गुजराती कैथी से मिलती जुलती लिपि में लिखी जाती है। इसमें सिरोरेखा नहीं होती। जो गुजराती भाषा है इसमें भाई सिरोरेखा नहीं होते। जैसे हम लिखते हैं आम, तो ऐसे ही लिखा जाएगा, ये सिरोरेखा इसके ऊपर नहीं आएगी गुजराती लैंग्वेज में भी, ठीक है। और गुजराती की प्रमुख बोलियां हैं नागरी, सुरती, बम्बैया, काठीवाड़ी और गामड़िया, ठीक है। ये गुजराती की प्रमुख बोलियां रहेंगी। अब है मराठी, ठीक है। जो मराठी भाषा है इसमें बोलियां कौन कौन सी है, मराठी भाषा की सीधी बोलियां दे रखी है भाई, कोंकणी, नागपुरी, कोष्टी, महारी। तो ये मराठी बोलियां हैं, कोंकणी, नागपुरी, कोष्टी और महारी, ये मराठी की बोलियां रहेंगी। लिपि इसकी देवनागरिक है, किंतु कुछ लोग मोडी लिपि का प्रयोग भी करते हैं। किसका, मोडी लिपि का भी प्रयोग किया जाता है मराठी में। फिर है असमी भाषा, मुख्य बोली विष्णुपुरिया और लिपि बांग्ला है, ठीक है। जो असमी है इसकी बोली, मुख्य बोली कौन सी है, विष्णुपुरिया है और लिपि इसकी बांग्ला रहेगी। आगे है भाई, तो यहाँ से देख लेते हैं, हाँ यहाँ पे बांग्ला, जो बांग्ला भाषा है इसकी विशेषता देखते हैं। बांग्ला प्राचीन देवनागरी से विकसित लिपि बंगला में लिखी जाती है, ठीक है। जो बांग्ला भाषा है ये भाई प्राचीन देवनागरिक से विकसित लिपि हुई है बंगला, इसमें ही लिखी जाती है। बंगाली 2 भागों में विभाजित किया गया है। बंगाली को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है पूर्वी बंगाली जिसका केंद्र है ढाका। जो पूर्वी बंगाली है इसका केंद्र कौन सा है, ढाका, हमें ये ध्यान रखना है। पश्चिमी बंगाली जिसका केंद्र है कोलकाता, ठीक। जो पश्चिमी बंगाली है इसका केंद्र कोलकाता है। साहित्यिक दृष्टि से बंगाली भाषा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में सर्वाधिक समृद्ध है। इसमें संस्कृत शब्दों का बाहुल्य है, ठीक है। क्या बताया गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। साहित्य दृष्टि से बंगाली भाषा, ठीक है, साहित्य दृष्टि से बंगाली भाषा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में सर्वाधिक समृद्ध है। इसमें संस्कृत भाषा का, संस्कृत शब्दों का बाहुल्य है भाई, ज़्यादा है इसमें संस्कृत शब्द। उड़िया है, उड़िया प्राचीन उत्कल तथा उड़ीसा की भाषा है।
ठीक है। जो उड़िया है वो प्राचीन उत्कल तथा उड़ीसा की भाषा है। उड़िया की लिपि ब्राह्मी की उत्तरी शैली में विकसित है। ठीक है। इसमें मराठी और तेलुगु शब्दों का बाहुल्य है। ठीक है। मराठी और तेलुगु शब्दों का बाहुल्य है उड़िया में भी। प्रमुख बोलियां हैं इसकी गजामी, संभलपुरी, मत्री आदि भाई। मत्री है सॉरी। तो ये हमने कर लिए हैं। ये प्रमुख आधुनिक आर्य भाषाओं की विशेषता मैंने आपको बता दी है। आगे देखते हैं हिंदी का भौगोलिक विस्तार एवं विविध रूप। ठीक है। क्या है? हिंदी का भौगोलिक विस्तार और इसका विविध रूप हम देखते हैं। जो हमारी हिंदी है इसका भौगोलिक विस्तार किस प्रकार हुआ और इसके अनेक रूप कैसे है ये हम देखेंगे, जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहीं से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। भाषा वैज्ञानिक भाषा क्या भी भाषा वैज्ञानिक भाषा और बोली के बीच एक और वर्ग को स्वीकारते हैं जिसे उपभाषा कहते हैं। ठीक है। क्या भी जो भाषा है वो वैज्ञानिक भाषा और बोली के बीच एक और वर्ग को स्वीकारते हैं जिसको क्या कहते हैं? उपभाषा कहते हैं। ठीक है। हिंदी भाषा का वर्गीकरण 5 उपभाषाओं में किया जाता है। कितने में किया जाता है भाई? हिंदी भाषा का वर्गीकरण तो 5 उपभाषाओं में किया जाता है। इन 5 उपभाषाओं तथा बोलियों को आरा के माध्यम से समझ सकते हैं। तो देखते हैं हिंदी की उपभाषाएं तथा बोलियां। ठीक है। तो जो हिंदी भाषा है इसकी उपभाषाएं देखेंगे और इसकी बोलियां हम देखेंगे और उनका क्षेत्र भी हम देखेंगे साथ के साथ। तो पहले है देखो, साथ में अपभ्रंश भी है। ठीक है। अपभ्रंश को भी हम देखते चलेंगे। और ओकार बहुला और आकार बहुला आज आपको पता चल जाएगी कौन कौन सी भाषा है। ठीक है। बोली आती है भाई ओकार बहुला और आकार बहुला में। ठीक है। तो देखते हैं पहले है शोर सैनी अपभ्रंश। जो शोर सैनी अपभ्रंश है उससे निकलने वाली उपभाषाएं कौन कौन सी हैं? तो उपभाषाएं तो रहेंगी राजस्थानी हिंदी, ठीक है, पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। ये है शोर सैनी अपभ्रंश से निकलने वाली उपभाषाएं राजस्थानी, पहाड़ी और पश्चिमी हिंदी शोर सैनी अपभ्रंश से निकलने वाली उपभाषाएं हैं। ठीक है। राजस्थानी हिंदी टै वर्ग बहुला है। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, जो राजस्थानी बोली है हिंदी है सॉरी राजस्थानी हिंदी है वो टै वर्ग बहुला है। पहाड़ी हिंदी है। चलो देखते हैं। राजस्थानी हिंदी टै वर्ग बहुला है। और राजस्थानी हिंदी की बोलियां कौन कौन सी है? मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, जयपुरी और ढूंढानी। ये भी जो राजस्थानी हिंदी है उसकी बोली रहेगी। ठीक है। मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, जयपुरी, ढूंढानी काफ़ी बार पेपर में ये पूछे जाते हैं भाई क्वेश्चन। और भाई आगे है जो मारवाड़ी है। ठीक है। ये कहाँ कहाँ पर बोली जाती है देखते हैं हम। मारवाड़ी भाई जोधपुर, अजमेर, मेवाड़, सिरोही, बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर, चूरू, नागौर, पाली, जालोर, बाड़मार, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के पूर्वी भाग में भी मारवाड़ी भाषा बोली जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है। बोली जाती है बोली है। मालवी बोली उज्जैन, इंदौर, देवास पेपर में पूछे जाते हैं। रतलाम, भोपाल, होशंगाबाद, प्रतापगढ़, गुना, नीमच, टोंक में ये बोली जाती है। मेवाती है ये कहाँ कहाँ पर बोली जाती है? अलवर, गुड़गांव, भरतपुर। ठीक है। अलवर, गुड़गांव, भरतपुर में मेवाती बोली जाती है। और जयपुरी, ढूंढानी कहाँ पे बोली जाती है? कोटा, बूंदी, बारन, झालावाड़ में ये बोली जाती है। अब है भाई पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत 2 बोलियां आती हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली। ठीक है। और कुमाऊनी कहाँ पे बोली जाती है? नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ यहाँ पे कुमाऊनी बोली जाती है। गढ़वाल में, टिहरी में, चमोली, उत्तरकाशी के आसपास के क्षेत्र में गढ़वाली बोली जाती है। अब है भाई पश्चिमी हिंदी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है पश्चिमी हिंदी। ठीक है। और ये शोर सैनी अपभ्रंश से निकली है पश्चिमी हिंदी। ठीक है। अब देखो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 2 प्रकार से जो बोली है उसको बांटा गया है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत पहले तो ब्रज भाषा आती है, कन्नौजी आती है, बुंदेली आती है, कोरवी खड़ी बोली, दहलवी, ठीक है, ये आती है। देखो भाई कोरवी जो खड़ी बोली है उसको कोरवी भी कहा जाता है और
दलहवी भी कहा जाता है। ये पेपर में अब पूछा गया है, ठीक है, काफ़ी बार पूछा गया। नहीं तो खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है, कोरवी है। कोरवी का दूसरा नाम क्या, खड़ी बोली है। लेकिन अब दहलवी जो है ये भी पेपर में पूछा जाने लगा, तो प्लीज़ आप इसको भी नोट्स कर सकती हैं। हरियाणवी, दक्षिणी हिंदी और गुजरी, तो ये बोलियाँ पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आएगी भाई, ठीक है, ये वाले, ठीक है। और इनमें से भी ओकार बहुला, आकार बहुला पूछी जाती हैं। तो ओकार बहुला में कौन कौन सी आएगी हमारी बोली, तो ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, ठीक है। ये तो ओकार बहुला है भाई, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली। फिर है आकार बहुला, इसमें कोरवी, खड़ी बोली, दहलवी, हरियाणवी, दक्षिणी हिंदी, ये है आकार बहुला, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 4 बोलियाँ जो है ये आकार बहुला है और 3 बोलियाँ क्या है, ओकार बहुला है पश्चिमी हिंदी से। तो देखते हैं आगे इनके स्थान, देखते हैं कहाँ पे कौन सी बोली बोली जाती है और पेपर में स्थान पूछे जाते हैं। ब्रजभाषा कहाँ पर बोली जाती है, ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान ब्रजभाषा बोली जाती है। इनमें उत्तर प्रदेश में मथुरा में ब्रज बोली जाती है, आगरा में, अलीगढ़ में, मैनपुरी में, ईटा में, बदायूं में, बरेली में, तो यहाँ पर ब्रजभाषा बोली जाती है। ग्वालियर का पश्चिमी भाग, यहाँ पर भी बोली जाती है ब्रजभाषा। भरतपुर, करौली, धौलपुर, जयपुर का पूर्वी भाग, यहाँ पर भी बोली जाती है, ठीक है। और पेपर में आपने देखा होगा ये स्थान काफ़ी बार पूछे गए हैं, कभी मिलान के रूप में पूछ लिए जाते हैं, कभी वैसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भी, ठीक है। आगे देखते हैं। अब है कन्नौजी। जो कन्नौजी है वो कहाँ कहाँ बोल जाती है, जो कन्नौजी है वो फर्रुखाबाद, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत, इटावा, शाहजहाँपुर में बोली जाती हैं। बुंदेली झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, छतरपुर, सागर, ग्वालियर, भोपाल, ओरछा, नरसिंहपुर, सिवनी, होशंगाबाद में बुंदेली बोली जाती है। कोरवी, खड़ी बोली और दहलवी ये कुरु प्रदेश में बोली जाती है और कुरु प्रदेश के अंतर्गत दिल्ली, आगरा, मेरठ, पानीपत, अंबाला आदि आते हैं भाई। रामपुर, ठीक है, इसके अंतर्गत देखो इनके अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर, देहरादून, मुजफ्फरनगर, पटियाला के पूर्वी भाग भाई, तो ये पेपर में पूछे जाते हैं। अब है हरियाणवी। हरियाणवी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है, तो हरियाणवी दिल्ली में, कुरुक्षेत्र में, करनाल में, जींद में, हिसार में, रोहतक, नाभा, पटियाला, तो ये बोली हरियाणवी बोली इस क्षेत्र में बोली जाती है, तो आपको ध्यान रखना है भाई। फिर है दक्षिणी हिंदी गुजरी, तो इसके प्रमुख स्थान आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक व महाराष्ट्र है, ठीक है। और इनके अंतर्गत भी अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, बरार और मुंबई में, ठीक है। ये इनके अंदर से भी पूछे जाते हैं भी। अब है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली बोली जाती है ये हम देखते हैं। और पूर्वी हिंदी उपभाषा का अपभ्रंश कौन सा, अर्धमागधी, ठीक। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, पूर्वी, कोसली, बेसवाड़ी आती हैं, ठीक है। ये एक ही इनके ही नाम है भाई, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं भी, ठीक है। और देखते हैं इसके क्षेत्र, देखते हैं। जो अवधी, पूर्वी, कोसली है और बेसवाड़ी है, ये कहाँ कहाँ पे बोली जाती है, अयोध्या में, लखनऊ में, लखीमपुर खीरी, रायगढ़, गोंडा, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, इलाहाबाद, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी, तो ये यहाँ पर बोली जाती है ये बोलियाँ, तो देख लेना, स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर में पूछे जाते हैं। बघेली मध्य प्रदेश में बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, दमोह, जबलपुर, रीवा, मुंडला, बालाघाट ये आते हैं भाई। और उत्तर प्रदेश के बांदा, फतेहपुर, हमीरपुर आदि जिलों के कुछ भागों में बोली जाती हैं। छत्तीसगढ़ी ये सरसुजा, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, नंदगांव, कांकेरी, रायपुर, खेरागढ़, कोरोलिया ये यहाँ पर बोली जाती हैं, ठीक है। अब देखो भाई, पूर्वी जो हमारा अर्धमागधी था, इस अर्धमागधी अपभ्रंश इसकी एक बोली है पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ आती है। अब है मागधी अपभ्रंश, इसके अंतर्गत आती है बिहारी उपभाषा, ठीक है। बिहारी उपभाषा के अंतर्गत 3 बोली आती है, भोजपुरी, मगही, मैथिली, ठीक है। जो मागधी अपभ्रंश है इसके अंतर्गत आती है बिहारी हिंदी, ध्यान रखना आपको।
और भोजपुरी, मगही, मैथिली आती है इसके अंतर्गत बोली भाई। अब इनके स्थान देखते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड भोजपुरी बोली के स्थान हैं। और उत्तर प्रदेश के अंतर्गत भी वाराणसी, गाजीपुर, देवरिया, बलिया, आजमगढ़, महाराजगंज, मऊ, चंदौली, संत कबीर नगर, सोनभद्र, कुशीनगर, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, बस्ती जिले का पूर्वी भाग भाई यहाँ पर भोजपुरी बोली बोली जाती है। बिहार, छपरा, सिवान, गोपालगंज, भोजपुर, भभुआ, रोहतास, सासाराम, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण यहाँ पर भी भोजपुरी बोली बोली जाती है। और झारखंड के रांची और पलामू में भोजपुरी बोली बोली जाती है। देखते हैं मगही। जो मगही है वो बिहार और झारखंड में बोली जाती हैं। बिहार के क्षेत्र देख लेते हैं। पटना, गया, मुंगेर, जहानाबाद, नालंदा, नवदा, जमुई, शेखपुरा, औरंगाबाद, लखीसराय, भागलपुर यहाँ पर मगही बोली बोली जाती है। झारखंड में पलामू और हजीराबाद में मगही बोली जाती है भाई। और मैथिली, जो मैथिली बोली है ये पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया, उत्तरी संथाल परगना, मालदह, दीनापुर, तिरहुत सब डिवीज़न की सीमा के पास नेपाल की तराई में बोली जाती है भाई। ठीक है, तो मैंने अपभ्रंश बता दिए हैं। ठीक है, उनसे निकलने वाली उपभाषा है, उनसे निकलने वाली बोली और वो कौन से स्थान पर बोली जाती है ये भी कंप्लीट हो गया है। आगे देखते हैं हिंदी की प्रमुख बोलियों के नामकर्ता। ठीक है, जो हिंदी की बोलियां हैं, ठीक है, और इनके जो प्रमुख बोलियां हैं उनके नामकर्ता हम देखते हैं। किस किस ने कौन कौन सा नाम दिया है हिंदी की प्रमुख बोलियों को। तो यहाँ पे बोली है और नाम करता है भाई। कोरवी, कोरवी का दूसरा नाम क्या है? खड़ी बोली। ठीक है, खड़ी बोली का नाम कोरवी है भाई दूसरा। ठीक है, और इसका नामकरण राहुल सांस्कृत्यार ने किया था। ठीक है, राजस्थानी भाषा ये ग्रियसन, डिंगल, बाकीदास, ब्रजबुली ईश्वर चंद्र गुप्त ने नाम रखा था इसका। बिहारी ग्रियसन ने कहा है। भोजपुरी रेमंड ने, मैथिली कोलब्रुक ने। ठीक है, तो देख लिए बोली ये रही और नाम करता इनके ये है भाई। कोरवी राहुल सांस्कृत्यान, राजस्थानी ग्रियसन, डिंगल बाकीदास, ब्रजबुली ईश्वर चंद्र गुप्त। ठीक है, बिहारी ग्रियसन, भोजपुरी रेमंड, मैथिली कोलब्रुक भाई। आगे है हिंदी के प्रमुख बोलियों का उच्चारणतः वर्गीकरण। ठीक है भाई, हम उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर भी देखा ना हमने, और ये भाई काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ये पेपर में अक्सर पूछी जाती है यहाँ से। ठीक है, ठीक है, उच्चारणगत विशिष्टता और बोली। ओकार बहुला, आकार बहुला मैंने ऊपर भी आपको बताई थी। ठीक है, ओकार बहुला, आकार बहुला, उदासीन आकार बहुला और इकार बहुला, ये 4 प्रकार का उच्चारण से इनका वर्गीकरण किया है। ठीक है, अब ओकार बहुला जो है इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है। जो ओकार बहुला उसमें ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, मारवाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली, मालवी ये बोली आती है। आकार बहुला में कोरवी और दखनी आते हैं। उदासीन आकार बहुला अवधी, बघेली। इकार बहुला में भोजपुरी में। ठीक है, दोबारा से देखते हैं। ओकार बहुला ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, मारवाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली, मालवी ये ओकार बहुला में बोली आती है। आकार बहुला में कोरवी, दखनी आती है। उदासीन आकार बहुला में अवधी, बघेली। इकार बहुला में भोजपुरी आएगी। ठीक है, आगे है राजस्थानी हिंदी उपभाषा। अब जो राजस्थानी हिंदी उपभाषा है इसके विषय में हम देखते हैं। ठीक है, इसकी विशेषताएं हम देखेंगे। राजस्थानी हिंदी उपभाषा राजस्थान, मालवा जनपद और सिंध के कुछ क्षेत्रों में तक फैली है। जो राजस्थानी हिंदी उपभाषा है वो राजस्थान, मालवा जनपद और सिंध के कुछ क्षेत्रों तक फैली है। इसको लगभग 4 करोड़ लोग बोलते हैं। जो राजस्थानी हिंदी उपभाषा है इसको 4 करोड़ लोग बोलते हैं भाई। राजस्थानी हिंदी उपभाषा टै वर्ग बहुला उपभाषा, ऊपर ही मैंने बताया था टै वर्ग बहुला उपभाषा राजस्थानी हिंदी। ठीक है, मराठी में प्रयुक्त ठे ध्वनि में इसमें प्रयुक्त होती है। ठीक है, आगे है इसमें, एक मिनट भाई,
इसमें पुल्लिंग एक वचन शब्द प्राय ओकारांत होते हैं, यथा हुक्को, तारो आदि। ठीक है, जो पुल्लिंग शब्द है वो एक वचन शब्द प्राय ओकारांत होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन में अंत में अ का प्रयोग होता है, यथा तारा, राता आदि भाई। इसमें को परसर्ग के स्थान पर ने तथा से परसर्ग के स्थान पर सु का प्रयोग होता है राजस्थानी भाषा में। राजस्थानी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं। ठीक है, ऊपर भी देखा हमने, मारवाड़ी, जयपुरी, मालवी और मेवाती भाई। ठीक है, आगे है। अब इसकी जो राजस्थानी भाषा हमारे पास, इसकी हम बोलियों को देखते हैं विस्तार से। एक इनकी विशेषताएं देखते हैं, पेपर में पूछी जाती हैं। जो मारवाड़ी है उसको देखते हैं। मारवाड़ी का विकास सौर सैन्य अपभ्रंश के नागर रूप से हुआ है। जो मारवाड़ी बोली है इसका विकास भाई सौर सैन्य अपभ्रंश के किससे हुआ है? नागर रूप से हुआ है। राजस्थानी हिंदी की चारों बोलियों में मारवाड़ी प्रमुख बोली है। जो राजस्थानी है इसकी 4 बोलियां हमने नीचे देखी है, उसमें से सबसे प्रमुख बोली कौन सी है? राजस्थानी की मारवाड़ी है। यह पश्चिमी राजस्थान तथा पाकिस्तान के सिंध राज्यों के पूर्वी भागों में भी बोली जाती है। ठीक है, कहाँ कहाँ बोली जाती है मारवाड़ी? पश्चिमी राजस्थान तथा पाकिस्तान के सिंध राज्य के पूर्वी भाग में बोली जाती है। एक राजस्थान का तो पश्चिमी भाग आ गया, और पाकिस्तान का जो सिंध राज्य है उसका पूर्वी भाग आ जाता है, जहाँ पर मारवाड़ी बोली बोली जाती है। मेवाड़ी, सिरोही, बागड़ी, थली, शेखावटी आदि मारवाड़ी की ही प्रमुख उपबोलियां हैं। ठीक है, मारवाड़ी की कौन कौन सी उपबोलियां बताई हैं? मेवाड़ी है, सिरोही है, बागड़ी है, थली है, शेखावटी है। ठीक है, पुराने मारवाड़ी को ही डिंगल कहा जाता है। ठीक है, डिंगल पिंगल आया है, आपने पहले भी सुना होगा। और डिंगल यहाँ पर किसको कहा जाता है भाई? जो पुराने मारवाड़ी है उसको ही डिंगल कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अद्यतन सूरीकृत कुवल्यमाला कहाँ में मरुभाषा नाम से मारवाड़ी का उल्लेख हुआ है। काफ़ी महत्वपूर्ण है भाई ये। ठीक है, ध्यान से देखना आपने। जो अद्यतन सूरी है, ठीक है, इनका ग्रंथ है कुवल्यमाला कहाँ। ठीक है, इसमें जो उन्होंने मरुभाषा कहा है नाम से, वो मारवाड़ी का ही उल्लेख किया है उन्होंने। ठीक है, मारवाड़ी को ही मरुभाषा नाम दिया है। आगे आदिकालीन चारण कवियों द्वारा वीर गाथा काव्य इसी शैली में लिखे गए हैं। ठीक है, जो आदिकाल चारण कवि हुए हैं उन्होंने वीर गाथा काव्य जो लिखे हैं वो इसी शैली में लिखे हैं भाई। ठीक है, मारवाड़ी भाषा के अंतर्गत यानी डिंगल शैली में। मारवाड़ी बोली लोक साहित्य की दृष्टि से बहुत समृद्ध है। इसमें श्रृंगार, वीर, भक्ति तथा नीतिप्रक साहित्य का भंडार है। ठीक है, क्या कहा गया भाई? मारवाड़ी बोली जो है वो लोक साहित्य की दृष्टि में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखती है, काफ़ी बहुत ज़्यादा समृद्ध है। इसमें श्रृंगार, वीर, भक्ति तथा नीतिप्रक साहित्य का भंडार है। मारवाड़ी में देशज तथा तद्भव शब्दों का बहुलता है। ठीक है, जो मारवाड़ी बोली है भाई इसमें देशज शब्द भी है और तद्भव शब्द है, इनकी काफ़ी बहुलता है। जैसे डिकरो, डिकरो क्या कहते हैं? पुत्र। करसी, किसान। गंडक, कुत्ता। माची, खाट। जीमणो, भोजन करना आदि। ठीक है, देख लो, दोबारा से देख लो, ये भी पेपर में पूछ लिए जाते हैं, अर्थ पूछ लिया जाएगा इनका क्या है। ठीक है, डिकरो क्या कहेंगे? पुत्र। करसों को किसान। गंडक को कुत्ता। माची को खाट। ठीक है, और जीमणों को भोजन करने वाला। मीरा के पद कहीं ब्रजभाषा और कहीं मारवाड़ी में ही हैं। जो मीराबाई है, जो इन्होंने पद लिखे हैं, उनकी भाषा कहीं कहीं पे तो ब्रजभाषा है और कहीं कहीं पर मारवाड़ी है। ठीक है, पहले मारवाड़ी की लिपि महाजनी थी। ठीक है, मारवाड़ी की लिपि क्या बताया भाई? महाजनी बताया है, महाजनी थी, किंतु अब यह देवनागरी लिपि में लिखी जा रही है। पहले मारवाड़ी की लिपि पूछी जा सकती है, तो पहले मारवाड़ी की लिपि क्या थी? तो महाजनी थी, लेकिन अब जो मारवाड़ी भाषा बोली है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है वो। अब है जयपुरी, और जयपुरी का ही दूसरा नाम क्या है? ढूंढानी। क्या है? ढूंढानी। अब इसके विषय में देखते हैं। जयपुरी का विकास सौर सैन्य अपभ्रंश के उपनागर रूप से हुआ है। ठीक है, जो जयपुरी है इसका विकास भी सौर सैन्य अपभ्रंश के उपनागर से हुआ है। जो मारवाड़ी थी उसका नागर रूप से हुआ था, इसका
उपनागर से हुआ है जयपुरी का भाई। यह पूर्वी राजस्थान के इलाकों में बोली जाती है। ठीक है, इसका केंद्र जयपुर है। ठीक है, ये पूर्वी राजस्थान के इलाकों में बोली जाती है और जो मारवाड़ी थी वो पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में बोली जाती थी। ठीक है, इसका केंद्र क्या बताया गया, जयपुर है। जयपुर का पुराना नाम ढूंढान है। ठीक है, इस कारण से जयपुरी को ढूंढानी भी कहते हैं। ढूंढानी शब्द है ढूंढ शब्द से बना है जिसका अर्थ है टीला। इस इलाके में टीलों की अधिकता है। हाड़ौती, तारोवटी, कांढरा, चौरासी, अजमेरी जयपुरी की उपबोलियां हैं। ठीक है, और जो हाड़ौती है ये तो काफ़ी बार पूछी गई है। ठीक है, हाड़ौती, तोरावटी, कांढड़ा, चौरासी, अजमेरी ये जयपुर की उपबोलियां हैं। जयपुरी जो बोली है उसकी ही उपबोलियां हैं भाई। हाड़ौती इसकी प्रमुख उपबोली है जो कोटा, बूंदी, बारन और झालवाड़ में बोली जाती है। ठीक है, इस इलाके में एक समय पर हाड़ा राजपूतों का प्राधान्य था जिस कारण उनकी बोली का हाड़ौती पड़ा थी। ठीक है, मेरी पहले ये बताया गया है जो ये क्षेत्र था जहाँ पे हाड़ौती बोली बोली जाती है वहाँ पर एक समय पर हाड़ा राजपूतों का भाई प्राधान्य था। ठीक है, हाड़ा के राजपूत वहाँ पर रहते थे, इसी कारण भाई उनकी बोली हाड़ौती थी। आगे देखते हैं। हाड़ौती पर मेवाती और मालवी का प्रभाव दिखाई देता है। जो हाड़ौती उपभाषा है, ठीक है, जो जयपुरी भाषा जो जयपुरी बोली से निकली है, ठीक है भाई, उस पर मेवाड़ी और मालवी का प्रभाव दिखाई देता है। ढूंढानी में गद्य तथा पद्य साहित्य का प्रचुर भंडार है। जो ढूंढानी है, ठीक है, ढूंढानी उपभाषा है, उसमें गद्य भाषा बोली है ढूंढानी, इसमें गद्य और पद्य का साहित्य क्या है, प्रचुर भंडार है। ठीक है, ढूंढानी में गद्य भी लिखे गए और पद्य भी लिखे गए भी। संत कवियों में दादू तथा उनके शिष्यों ने ढूंढानी में ही रचनाएं की हैं। पूछा जा सकता है भाई कौन से संत कवियों ने ढूंढानी में अपनी रचनाएं की हैं, तो किन्होंने, संत कवियों में दादू ने और उनके शिष्यों ने भी। मालवी है, मालवी दक्षिण राजस्थान की प्रतिनिधि बोली है। कहाँ की भाई, दक्षिण की है। ठीक है, प्रतिनिधि बोली है मालवी। इसका विस्तार राजस्थान के झालवाड़ से मध्य प्रदेश के मालवा इलाके तक है भाई। ठीक है, जो मालवी बोली है इसका विस्तार कहाँ से है, राजस्थान के झालावाड़ से लेकर मध्य प्रदेश के मालवा इलाके तक है भाई मालवी बोली का क्षेत्र। लंबे समय तक उज्जैन के आसपास का क्षेत्र मालव या मालवा नाम से प्रसिद्ध रहा, इस कारण यहाँ की बोली को मालवी कहते हैं। मालवी बोली का अधिकांश क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, किंतु इसकी भाषागत विशेषताओं के कारण इसे राजस्थानी में रखा गया है। ठीक है, क्या कहा गया भाई, जो मालवी बोली है इसका अधिकांश क्षेत्र कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, काफ़ी भाई ज़्यादा क्या है, मध्य प्रदेश में बोली जाती है मालवी बोली, किंतु इसकी जो भाषागत विशेषता है, ठीक है, किसकी, मालवी की, ठीक है, उसके कारण इसको राजस्थानी में रखा गया है। आगे है, मालवी को बुंदेली और मारवाड़ी के बीच का पुल माना जाता है। जो मालवी बोली है इसको बुंदेली और मारवाड़ी के बीच का क्या माना जाता है भाई, पुल माना जाता है। सोंडवाड़ी, रागड़ी, पाटबी, रतलामी आदि मालवी की मुख्य उपबोलियां हैं। इसमें शब्द के शुरू अक्षर में, ठीक है, इसमें क्या भाई, शब्द के अक्षर जब शुरू होता है, शुरू के अक्षर में स्वर का दीर्घीकरण किया जाता है भाई, छोटा लिखा जाता है। जैसे यथा, लकड़ी, लाकड़ी, कपड़ा, कापड़ा आदि भाई। ए तथा ओ के स्थान पर ए तथा ओ का प्रयोग होता है। जैसे मालवी के प्रमुख सर्वनाम के, कौन, किने, किसने, के, क्या आदि भाई। कारकों में कर्म के साथ खे तथा कर्ण के साथ ती का प्रयोग होता है मालवी में भी। अब है मेवाती बोली मऊ जाति के निवास स्थान मेवात क्षेत्र की बोली है। ठीक है, मऊ जाति के निवास स्थान मेवात क्षेत्र की बोली है। मेवाती राजस्थान के उत्तर पूर्वी इलाके में बोली जाती है। जो मेवाती बोली है वो राजस्थान के उत्तर पूर्वी इलाके में बोली जाती है। यह राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी के बीच सेतु की भूमिका निभाती है। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पे। जो मेवाती बोली वो राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी के बीच सेतु की भूमिका क्या है, निभाती है भाई।
मेवाती की एक मिश्रित उपबोली है भाई अहीर वाटी। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अहीर वाटी गुड़गांव, दिल्ली, करनाल के पश्चिमी क्षेत्र आदि में बोली जाती है। जो अहीर वाटी उपबोली है मेवाती की, ये भी गुड़गांव, दिल्ली, करनाल के पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाती हैं। और गुड़गांव और करनाल आपको पता है ये हरियाणा के जिले हैं। अहीर वाटी को बांगरू और मेवाती के बीच की बोली माना जाता है, ठीक है। बांगरू हरियाणवी बोली को ही कहा जाता है और अहीर वाटी को भाई इनके बांगरू और मेवाती के बीच की बोली माना जाता है। मेवाती की हरियाणा से निकटता प्राय विद्वानों ने स्वीकार की है। जो मेवाती है बोली वो हरियाणवी बोली से निकट है, ये प्राय विद्वानों ने स्वीकार किया है, ये आपको ध्यान रखना है। राठी, नहरे, कठर, गुजरी आदि मेवाती की अन्य उपबोलियां हैं भी। कौन कौन सी? राठी, नहरे, कठर, गुजरी आदि मेवाती की ही उपबोलियां हैं भी। आगे है बिहारी हिंदी उपभाषा। जो बिहारी हिंदी उपभाषा है इसको देखेंगे हम। तो ग्रियर्सन ने 3 बोलियों को बिहारी हिंदी माना है, ठीक है। जो ग्रियर्सन है इन्होंने भाई 3 बोलियों को ही बिहारी हिंदी माना है, भोजपुरी, मगही और मैथिली, ठीक है। बिहारी हिंदी को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, पूर्वी बिहारी तथा पश्चिमी बिहारी। पूर्वी बिहारी और पश्चिमी बिहारी भाई 2 भागों में विभाजित किया गया है। मैथिली और मगही पूर्वी बिहारी की, जबकि भोजपुरी पश्चिमी बिहारी की बोली है। जो मैथिली और मगही है, ठीक है, जो मैथिली और मगही है ये पूर्वी बिहार की बोली है और जो भोजपुरी है ये पश्चिमी बिहारी की बोली है, ये आपको ध्यान रखना है। अब भोजपुरी है, इसके विषय में देखते हैं। भोजपुरी का बोली के अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग 1779 ईस्वी में काशी के राजा चेत सिंह के सिपाहियों की बोली के लिए हुआ था। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। जो भोजपुरी बोली है इसका भोजपुरी का बोली के अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग 1779 में काशी के राजा चेत सिंह के सिपाहियों की बोली के लिए हुआ था भाई। आगे देखते हैं। भोजपुरी का केंद्र बिहार प्रांत का भोजपुर जिला है। जो भोजपुरी बोली है इसका भाई केंद्र क्या बताया गया है? बिहार प्रांत का भोजपुर जिला। भोजपुर के ही नाम पर इस बोली का नाम भोजपुरी पड़ा है। ये क्वेश्चन तो पेपर में आ चुका है, ठीक है। बिहारी हिंदी उपभाषा की सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली भोजपुरी है, ठीक है। जो बिहारी हिंदी उपभाषा है इसकी सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली भोजपुरी ही है भाई, ठीक है। बिहारी हिंदी उपवर्ग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण बोली भोजपुरी है। लोक प्रचलन की दृष्टि से यह हिंदी की सबसे बड़ी बोली है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। लोक प्रचलन की दृष्टि से यह हिंदी की सबसे बड़ी बोली है। कौन सी भाई? भोजपुरी भाई। भोजपुरी में लोक साहित्य का व्यापक भंडार है। इसमें लोकगीतों की समृद्ध मौखिक परंपरा चली आई है। भारत के बाहर भी मॉरिशस, फिजी आदि देशों में यह अत्यधिक प्रचलित है। कौन क्या प्रचलित है भाई? भोजपुरी बोली, ठीक है। भारत के बाहर भी, कहाँ भी, मॉरिशस और फर्जी आदि देशों में भोजपुरी बोली क्या है? अत्यधिक प्रचलित है। आगे है भिखारी ठाकुर भोजपुरी के सबसे प्रसिद्ध लोक कवि और नाटककार हैं। पूछा जा सकता है भोजपुरी बोली के सबसे प्रसिद्ध लोक कवि और नाटककार कौन है? तो भिखारी ठाकुर है भाई। कौन है? भिखारी ठाकुर है। इन्होंने विदेशिया सहित 12 नाटकों की रचना की है, ठीक है। विदेशिया नाटक किसका है? ये भिखारी ठाकुर का, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके सहित इन्होंने 12 नाटकों की रचना की है। इन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है, ठीक है। तो पूछा जा सकता है भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भिखारी ठाकुर को कहा जाता है, ठीक है, भोजपुरी का शेक्सपियर। मैं साथ के साथ आपको क्वेश्चन भी बताती चल रही हूँ, तो प्लीज़ आप कहीं पर नोट करते रहना। और जब हमारी ये इकाई कंप्लीट हो जाएगी तो मैं इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको करवाऊंगी भाई। और साथ में हमारी जो चैप्टर वाइज सीरीज चल रही है PYQ की, तो प्लीज़ आप उसको भी ज़रूर से ज़रूर देखें। महेंद्र मिसिर भोजपुरी लोक साहित्य का अन्य बड़ा नाम है, ठीक है। इनके पूर्वी लोकगीत, विवाह के विदाई गीत तथा मुजरे अत्यंत लोकप्रिय हैं, ठीक है। जो महेंद्र मिसिर है
ये भी लोक साहित्य में काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है भाई भोजपुरी के। और इनके जो महेंद्र मिसिर है, इनके पूर्वी लोकगीत काफ़ी महत्वपूर्ण है। विवाह विवाह के विदाई गीत काफ़ी महत्वपूर्ण है, प्रसिद्ध है भाई। और इनके मुजरे अत्यंत लोकप्रिय हैं भाई। आगे भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद्र तथा जयशंकर प्रसाद आदि साहित्यकार इसी क्षेत्र से संबंधित है। हालांकि उन्होंने साहित्य में इसका प्रयोग नहीं किया है। ठीक है, आगे है मगही। मगही के विषय में देखते हैं। मगही या मागधी का अर्थ है मगध की भाषा। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। मगधी या मागधी का अर्थ है मगध की भाषा। मगही शब्द मागधी का विकसित रूप है। जो मगही शब्द है वो मागधी का ही विकसित रूप है। बिहार का पटना जनपद मगही का केंद्र है। बिहार का जो पटना क्षेत्र है भाई वो मगही का ही केंद्र है भाई। बिहार का पटना जनपद, ध्यान रखना है। पटना की मगही उर्दू, भोजपुरी तथा मैथिली से प्रभावित है। जो पटना है इसकी जो मगही उर्दू है ये भोजपुरी तथा मैथिली से ही प्रभावित है। मगही का परिनिष्ठित रूप गया जिले में प्रयुक्त होता है। बिहार की सीमाओं का प्रभाव मगही पर भी पड़ता है। पश्चिमी सीमा की मगही भोजपुरी से, पूर्वी सीमा की मगही बोली मगही बंगाली से तथा दक्षिणी सीमा की मगही उड़िया से प्रभावित है। लोक साहित्य मगही में पर्याप्त भाषा में उपलब्ध है। इसमें लोरिक तथा गोपीचंद के लोकगीत बहुत प्रचलित हैं। ठीक है भाई, जो मगही है उसमें क्या है, लोक साहित्य भी हमें मिलता है। ठीक है, इसमें लोरिक और गोपीचंद के लोकगीत बहुत प्रचलित है भाई। तो पूछा जा सकता है लोरिक और गोपीचंद के लोकगीत कौन सी भाषा में लोकप्रिय है, तो मगही भाषा में लोकप्रिय है। मगही में अधिकरण कारक में मुँह का प्रयोग तथा सर्वनाम में आप का प्रयोग किया जाता है। अब है मैथिली। मैथिली का उद्भव मागधी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। मिथिला की बोली को मैथिली कहा जाता है। मिथिला भोजपुरी क्षेत्र के पूर्व तथा मगध क्षेत्र के उत्तर में बोली जाती है। ठीक है, जो मिथिला है, जो मैथिली है वही मिथिला भोजपुर के क्षेत्र के पूर्व में तथा मगध क्षेत्र के उत्तर में बोली जाती है मैथिली भाषा। उत्तरी मैथिली, दक्षिणी मैथिली, पूर्वी मैथिली, पश्चिमी मैथिली, छिका छिकी और जोलहा मैथिली की 6 उपबोलियां हैं भाई। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। साहित्यिक दृष्टि से मैथिली बिहारी हिंदी की सबसे संपन्न बोली है। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है भाई ये। जो साहित्यिक दृष्टि से अगर हम देखें तो मैथिली जो भाषा है, बोली है, वो बिहारी हिंदी की सबसे संपन्न बोली है। मैथिली में आदिकाल से ही श्रेष्ठ साहित्य रचा जाता रहा है। ठीक है, मैथिल कोकिल विद्यापति ने पदावली की रचना मैथिली में की थी। ठीक है, पदावली की जब की रचना हुई, ठीक है, पदावली की रचना भाई किसने की थी, विद्यापति ने की थी और मैथिली भाषा में ही की थी। और विद्यापति ने जब पदावली की रचना की थी तब से वे इनको विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाने लगा। मैथिली संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है भाई। जो मैथिली बोली है वो संविधान की 8वीं अनुसूची में भी शामिल है। आगे है मैथिली में 6 और लय ध्वनियों का अत्यधिक प्रयोग होता है। जो मैथिली है इसमें 6 और लय ध्वनियों का अत्यधिक प्रयोग होता है। एक वचन और बहुवचन रूपों में अंतर दिखाने के लिए सभी लोकन जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मैथिली में प्रयुक्त सर्वनाम आहा, ओकार, एकार आदि है। इसकी क्रियाओं में कोई लिंग भेद नहीं होता। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। जो मैथिली बोली है इसकी क्रियाओं में कोई लिंग भेद नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। पहाड़ी हिंदी उपभाषा, ठीक है, अब इसकी देखते हैं। पहाड़ी हिंदी उपभाषा। पहाड़ी हिंदी उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों मुख्यतः कुमाऊं तथा गढ़वाल में बोली जाती है। एक जो पहाड़ी हिंदी है ये उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों मुख्यतः कुमाऊं तथा गढ़वाल में बोली जाती है। पहाड़ी हिंदी पर आर्य भाषा, संस्कृत, तिब्बती, चीनी तथा खस का भी प्रभाव है। ठीक है, जो पहाड़ी हिंदी है इस पर जो आर्य भाषा, संस्कृत है, तिब्बती है, चीनी है, खस है, इनका भी प्रभाव रहा है। इसकी साहित्यिक परंपरा नहीं मिलती। ठीक है, जो पहाड़ी हिंदी है इसकी कोई संस्कृत साहित्य परंपरा नहीं मिली है।
इस उपवर्ग की बोलियों में सानुनासिक स्वरों की प्रधानता है। इसकी बोलियां प्राय ओकारांत है। ठीक है, जो पहाड़ी हिंदी है इसकी बोलियां क्या है, ओकारांत है, यथा घोड़ो, कालो, चलियो आदि। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत दो बोलियां आती है, कुमाऊनी और गढ़वाली। कुमाऊनी के विषय में देखते हैं। कुमाऊनी नैनीताल, अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ क्षेत्र का पारंपरिक नाम कुमीचल है, जिसे कुमाऊं कहते हैं। इसकी बोली कुमाऊनी है भाई। क्या कहा गया है, नैनीताल, अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ क्षेत्र का पारंपरिक नाम क्या है, कुमांचल है, जिसे कुमाऊं कहते हैं। इसकी बोली क्या है, कुमाऊनी है। खसपरजिया, कुमिया, फल्दकोटिया, पछाई, चौखरखिया, गंगोला, दानपुरिया, सिराली, सोरियाली, अस्कोटी, चौहारी, रऊचौभेशी, भोटिया आदि कुमाऊनी की उपबोलियां हैं भैया। कुमाऊनी बोली दर्द, खस राजस्थानी तथा खड़ी बोली हिंदी से प्रभावित है। ठीक है, जो कुमाऊनी बोली है वो भाई दर्द, खस राजस्थानी तथा खड़ी बोली से प्रभावित है। ये सभी बोलियां हैं, भाषा हैं, बोलियां हैं, इनसे ये प्रभावित है। राजस्थानी के प्रभाव के कारण न और लय ध्वनियों भी शामिल है। कोरवी के प्रभाव के कारण अल्प प्राणीकरण की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। तिब्बती चीन परिवार की भाषाओं जैसे किरज तथा भोट का प्रभाव भी कुमाऊनी पर रहा है। कुमाऊनी लोक साहित्य की दृष्टि से संपन्न है। जो कुमाऊनी है वो लोक साहित्य की दृष्टि से भी संपन्न बोली है भाई। कुमाऊनी में प्राचीन साहित्य तो नहीं मिलता, किंतु आधुनिक काल में पर्याप्त रूप से साहित्य सर्जन हो रहा है। पुल्लिंग एक वचन में ओ का बहुवचन रूप कुमाऊनी में न होता है, यथा घोड़ो, घोड़न आदि भाई। कुमाऊनी में कारक चिन्हों के रूप में कर्ता के साथ ले, कर्म के साथ कणि तथा कर्ण के साथ थे का प्रयोग होता है। सहायक क्रिया छह के रूप में प्रयुक्त होती है। अब है गढ़वाली। गढ़वाली 52 गढ़ियों में बटे होने के कारण केदारखंड क्षेत्र का गढ़वाल कहा जाता है। जो केदारखंड क्षेत्र है इसको गढ़वाल कहा जाता है 52 गढ़ियों में बटे होने के कारण भाई। और यहाँ की बोली गढ़वाली कहलाती है। उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल को बोली गढ़वाली का आदर्श रूप मानी जाती है। क्या भी उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल की बोली गढ़वाली का आदर्श रूप मानी जाती है। गढ़वाली बोली में भोटिया, शक, किरात, नागा और खस जातिया की भाषाओं के अन्य तत्व शामिल हैं। ठीक है, कौन कौन सी जातियां हैं इसमें, भोटिया हैं। गढ़वाली बोली में भोटिया, शक, किरात, नागा और खस जातियों की भाषाओं के अनेक तत्व शामिल है गढ़वाली बोली में। इस पर पंजाबी और राजस्थानी का प्रभाव है। जो गढ़वाली बोली है उस पर भी पंजाबी और राजस्थानी भाषा का भी प्रभाव दिखाई पड़ता है। गढ़वाली में लोक साहित्य पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। जो गढ़वाली बोली है भाई इसमें भी जो लोक साहित्य है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। आगे देखते हैं। वर्तमान में गद्य तथा पद्य की विभिन्न विभागों में गढ़वाली साहित्य लिखा जा रहा है। अभी गद्य और पद्य जो है वो भी क्या है, गढ़वाली साहित्य, गढ़वाली भाषा में ही साहित्य लिखा जा रहा है। स्वरों के अनुनासिकरण की प्रवृत्ति इसमें बहुतायत दिखाई पड़ती है, यथा छाया, देत, पैसा आदि भी। कारण चिन्हों के रूप में कर्ता के साथ लय, कर्म के साथ कु, कुणी तथा कर्ण के साथ से, ती प्रसर्गों का प्रयोग होता है। अब है पूर्वी हिंदी उपभाषा। ठीक है, पूर्वी हिंदी की उपभाषाएं देख लेते हैं। पूर्वी हिंदी का क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है। प्राचीन समय में जिस क्षेत्र को उत्तरी कौशल तथा दक्षिणी कौशल कहा जाता था वही क्षेत्र पूर्वी हिंदी का क्षेत्र है। इसकी सीमाओं का निर्धारण कानपुर से मिर्जापुर तथा लखीमपुर से बस्तर तक किया जाता है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। शांति से क्लास देखे भाई, धैर्य बना के आप क्लास देखें, क्योंकि मैं जो आधुनिक आर्य भाषाएं वो मैं आपको आज कंप्लीट करवा देंगी। अब पूर्वी हिंदी की बोलियां हम करें, फिर उसके बाद हम पश्चिमी हिंदी की बोलियां
करेंगे भाई। अवधि मध्य देशीय अववट से अवधि का उदय माना जाता है। क्या भी जो मध्य देशीय अववट है उससे ही अवधि का उदय माना जाता है। अवधि अवध क्षेत्र में बोली जाती है। अवध अयोध्या का तद्भव रूप है। लखनऊ मंडल के जनपदों में ही समानतः इसका प्रयोग होता है। हरदोई अपवाद है। इस बोली के लिए कोसली बेसवाड़ी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अवधि जो बोली है इसको भी कोसली और बेसवाड़ी शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। इसके लिए कौशल अवध का पुराना नाम है, अतः वहाँ की बोली कोसली कहलाती है। अवध के क्षेत्र में बेस राजपूतों का वर्चस्व था, उनकी बोली बेसवाड़ी कहलाती है। बेसवाड़ी रायबरेली और उन्नाव के बीच के हिस्से में बोली जाती है। कहाँ पे बोली जाती है भी? बेसवाड़ी, रायबरेली और उन्नाव के बीच के हिस्से में। प्राक्त पैंगलम में पुरानी अवधि के रूप मिलते हैं। जो प्राक्त पैंगलम रचना है, ग्रंथ है, इसमें पुरानी अवधि के रूप मिलते हैं। पंडित दामोदर कृत उक्ति व्यक्ति प्रकरण में यह कोसली रूप में मिलती है। कुवल्यमाला कहा में उद्योतन सूरी ने कोसली का प्रयोग देसी भाषा के रूप में किया है। बेसवाड़ी, मिर्जापुरी तथा बगोनी डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार अवधि की ही मुख्य उपबोलियां हैं। फिजी, तिदाद, गुयान, मॉरिशस, दुबई आदि देशों में कुछ लोग अवधि में बातचीत भी करते हैं। अवधि के विकास को 3 काल खंडों में विभाजित किया गया है। प्रारंभ से 1400 ईस्वी तक आदिकाल, 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक मध्यकाल और 1700 ईस्वी से अब तक आधुनिक काल है भाई। ये अवधि के विकास के 3 काल बताए हैं भाई। आगे मध्यकाल में अवधि ने प्रौढ़ता को प्राप्त किया। अवधि के 2 सबसे बड़े कवि तुलसी और जायसी इसी काल में हुए भाई। तुलसी ने अवधि को गांव की भाषा कहा, काफ़ी महत्वपूर्ण है भाई ये। तुलसी ने अवधि को भाई क्या कहा है? तो गांव की भाषा कहा है। ठीक है। गिरिग्राम में श्रीराम जस गवाही सुनती सुजान, तो ये रामचरितमानस से पंक्ति ली गई है। आगे देखते हैं भाई। बघेली है फिर अवधि के बाद बघेली। बघेली का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश के एक क्षेत्रीय रूप से हुआ है। रीवा के आसपास का क्षेत्र बघेल राजपूतों के वर्चस्व के कारण बघेलखंड कहलाया और यहाँ पर बोली जाने वाली बोली बघेलखंडी या बघेली कहलाई। रीवा नदी के क्षेत्र में उद्भव के कारण बघेली को रिवाई भी कहती हैं। ठीक है भाई, बघेली को क्या कहा जाता है? अन्य रिवाई कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? रीवा नदी के क्षेत्र में भी उद्भव होने के कारण। डुहार, गहरा, गहोरा तथा तिरहारी बघेली की उपबोलियां हैं। कौन कौन सी उपबोली है बघेली की? तो तिरहारी, गहोरा, जुडार। बाबूराम सक्सेना ने बघेली को अवधि की ही एक उपबोली माना है। तो जो बाबूराम सक्सेना, इन्होंने जो अवधि बोली है, इनको भी अवधि की ही एक उपबोली माना है। बघेली को दक्षिण अवधि भी कहा जाता है। जो बघेली है इसको दक्षिण अवधि भी कहा जाता है। अवधि और बघेली में बहुत समानताएं हैं। जो अवधि है और बघेली बोली है, इनमें बहुत ज़्यादा समानताएं हैं। लोक साहित्य की दृष्टि से बघेली संपन्न बोली है, परंतु इसमें लिखित साहित्य का अभाव सा है। ठीक है, वैसे तो भाई ये क्या है? बघेली क्या है? लोक साहित्य की दृष्टि से संपन्न है, लेकिन इसमें भाई साहित्य कहीं नहीं मिलता, भी अभाव है, कमी है। रीवा नरेश महाराज विश्वनाथ सिंह द्वारा रचित परम धर्म निर्णय बघेली बोली की महत्वपूर्ण कृति है। परम धर्म निर्णय, ठीक है, ये किसका ग्रंथ है? तो किसका है ये? रीवा नरेश महाराजा विश्वनाथ सिंह का। बघेली में समानताएं आरंभिक स्वर का लोप रहता है अतः व्यंजनों में व का मैं और व का ब मिलता है भाई। ये किससे मिलता है? ये बघेली बोली में मिलता है। अब है छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ का उदय अर्धमागधी अपभ्रंश के दक्षिणी रूप से हुआ है। जो भाई छत्तीसगढ़ी है इसका उदय कहाँ से हुआ है? अर्धमागधी अपभ्रंश के दक्षिणी रूप से हुआ है। छत्तीसगढ़ी बोली वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य की भाषा है। इतिहास में इस बोली को दक्षिणी कौशल कहा जाता है। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ी बोली है इसको इतिहास में भाई दक्षिण कौशल कहा जाता है। छत्तीसगढ़ी को लरिया या खलटाही भी कहते हैं। क्या भी? खलटाही भी कहते हैं। छत्तीसगढ़ी को लरिया या खलटाही। आगे है सरगुजरिया, सदरी, बेगानी,
बिंज वाली मुख्य उपबोलियां हैं छत्तीसगढ़ी की। भोजपुरी, मगही, बघेली, मराठी, उड़िया भाषी क्षेत्रों से घिरा होने के कारण इनका प्रभाव स्पष्ट रूप से छत्तीसगढ़ी पर देखा जा सकता है। छत्तीसगढ़ी में कुछ शब्दों में महाप्राणीकरण का प्रचलन दिखाई देता है, जैसे इलाका को इलाका, इसमें अघोषीकरण की प्रवृत्ति मिलती है, जैसे शराब सराप, खराब खराब, बंदगी बदकी आदि। भाई ये छत्तीसगढ़ी बोली है भाई, इसका महाप्राणीकरण दिखता है। इसमें स के स्थान पर छ तथा छ के स्थान पर स बोला जाता है, जैसे सीतापुर सीतापुर, छेना सेना। पश्चिमी हिंदी उपभाषा है, इसको देखते हैं। पश्चिमी हिंदी भाषा का सबसे बड़ा उपवर्ग है। जो पश्चिमी हिंदी है वो हिंदी भाषा का भाई सबसे बड़ा उपवर्ग है। इसका क्षेत्र अंबाला से कानपुर तथा देहरादून से महाराष्ट्र के आरंभ तक विकसित है, इसलिए इसकी बोलियां निम्नलिखित है। देखते हैं इसका क्षेत्र, देख लेते हैं कहाँ से कहाँ तक है। पश्चिमी हिंदी का क्षेत्र है अंबाला से कानपुर तथा देहरादून से महाराष्ट्र। ठीक है, ये देख लेना, महाराष्ट्र के आरंभ तक। पहली बोली है भाई इसकी पश्चिमी हिंदी है, इसकी पहली बोली है ब्रज भाषा। ब्रज का अर्थ है पशु या गायों का समूह या चारागाह। ये काफ़ी बार पूछा गया है। ब्रज का अर्थ क्या है? तो पशुओं या गायों हैं इनका समूह या चारागाह है। पशुपालन की अधिकता के कारण यह क्षेत्र ब्रज कहलाया और इसकी बोली ब्रज भाषा। ब्रज या ब्रजी के एक बोली होने पर भी मध्य युग में हिंदी प्रदेश से बाहर पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र आदि क्षेत्रों में इसका प्रयोग हुआ है और इसमें साहित्य रचा जाता है। इस कारण भाषा शब्द ब्रज के साथ जुड़ गया और ब्रज भाषा शब्द बन गया भाई। ठीक है, इसमें साहित्य रचा गया है इसलिए ब्रज के साथ भाषा शब्द जुड़ गया और इसको ब्रज भाषा कहा जाता है। आगे है भाई, इस बोली का आरंभिक रूप आदिकालीन साहित्य में पिंगल तथा मध्यकाल में भाखा नाम से मिलता है। ठीक है, आदिकालीन साहित्य में भी जो पिंगल है वो ब्रज भाषा का ही साहित्यिक रूप है तथा मध्यकाल में भाखा नाम से मिलता है। भूखा, अंतर्वेदी, भरतपुरी, डांगी, माधरी ब्रज भाषा की उपबोलियां हैं। अंतर्वेदी तो काफ़ी बार पेपर में पूछा गया था। गवालेरी, मध्यदेशी, जादो बाटी आदि अन्य उपबोलियां भी इन्हीं की हैं। 1354 ईस्वी में सुधीर अग्रवाल द्वारा रचित प्रद्युमन चरित्र ब्रज भाषा की प्राचीनतम ज्ञात कृति मानी जाती है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है भाई। क्या भाई, जो प्रद्युमन चरित्र है, ठीक है, वो किसकी रचना है? वो है सुधीर अग्रवाल की और 1354 ईस्वी में इन्होंने लिखी थी और ये ब्रज भाषा की प्राचीनतम ज्ञात कृति है भाई। ठीक है, प्रद्युमन चरित्र सुधीर अग्रवाल। बंगाली कवि ईश्वर चंद्र गुप्त ने ब्रजबुली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। ठीक है, ब्रजबुली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ईश्वर चंद्र गुप्त ने किया था। बंगाल और असम में ब्रज भाषा से प्रभावित बांग्ला और असमिया को ब्रजबुली कहा जाता है। ठीक है भाई, बंगाल और असम में भाई जो ब्रज भाषा है इससे प्रभावित बांग्ला और असमिया जो भाषाएं है इसको ब्रजबुली भी कहा जाता है। ब्रज भाषा का विकास 3 कालों में विभाजित किया गया है। आरंभ से 1525 ईस्वी तक आदिकाल, 1525 से 1800 ईस्वी तक मध्यकाल और 1800 ईस्वी तक अब तक आधुनिक काल में। हेमचंद्र के प्राकृत व्याकरण में सौर सैन्य अपभ्रंश के दोहों में ब्रज भाषा का पूर्व रूप मिलता है। ठीक है, प्राकृत व्याकरण किसकी है? प्राकृत व्याकरण हेमचंद्र की है। ठीक है, इसमें ब्रज भाषा का पूर्व रूप मिलता है भाई। और संक्रमणकालीन रचनाओं जैसे संदेश राशक, प्राकृत पैंगलम आदि में पुरानी ब्रज भाषा मिलती है भाई। आगे है, गोरखनाथ के गुरु मच्छंद्रनाथ की वाणी में ब्रज भाषा के पद जहाँ तहाँ मिल जाते हैं। ठीक है, जो गोरखनाथ है इनके गुरु का क्या नाम है? मच्छंद्रनाथ है। इनकी जो वाणी है, ठीक है, उसमें भी ब्रज भाषा के पद कहीं कहीं पर मिल जाते हैं, जैसे जोगी सोई जानिए जग ते रहे उदास, तत निर्जन पाई कहे मच्छंद्रनाथ। ठीक है, ये इनका ही पद है मच्छंद्रनाथ का भी। दक्षिण में केरल के महाराज राम वर्मा ने ब्रज भाषा में रचनाएं की।
वे स्वाति तिरुनाल नाम से लिखते थे। क्या भाई? वे स्वाति तिरुनाल नाम से लिखते थे। कौन भाई? राम वर्मा। कच्छ के महाराज राव लखपत सिंह ने 1749 ईस्वी में ब्रज भाषा काव्यशाला की स्थापना की गई। ठीक है, ब्रज भाषा काव्यशाला की स्थापना किसने की? राव लखपत सिंह ने। कब? 1749 में। इसका उद्देश्य नवोदित कवियों को ब्रज भाषा में काव्य रचना सिखाना था। ठीक है, जो नवोदित कवि थे, नए नए कवि हैं, उनको क्या? ब्रज भाषा में काव्य रचना सिखाना था ब्रज भाषा काव्यशाला में भाई। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा तो पृथ्वीराज रासो की भाषा को भी ब्रज भाषा ही मानते हैं। पृथ्वीराज रासो मध्यकालीन ब्रज भाषा में ही लिखा गया है, पुरानी राजस्थानी में नहीं, जैसा कि साधारणतः इस विषय में माना जाता है। खड़ी बोली है फिर भाई। सुनीति कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली को मर्दानी भाषा तथा जनपदीय हिंदुस्तानी कहा है। ये काफ़ी बार पूछा गया है भी क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। जनपदीय हिंदुस्तानी खड़ी बोली को कहा जाता है, मर्दानी भाषा खड़ी बोली को कहा जाता है भाई। ग्रियर्सन ने खड़ी बोली को देसी हिंदुस्तानी तथा वर्नाकुलर हिंदुस्तान की संज्ञा दी है। ठीक है, ग्रियर्सन ने भी खड़ी बोली को देसी हिंदुस्तानी वर्नाकुलर हिंदुस्तान की संज्ञा दी है। महामती प्राणनाथ ने खड़ी बोली के नवीन रूप को सर्वप्रथम हिंदुस्तान की संज्ञा दी। जो महामती प्राणनाथ है, इन्होंने खड़ी बोली के नए रूप को सर्वप्रथम, सबसे पहले हिंदुस्तानी की संज्ञा दी थी। आगे है बिम्स, सुनीति कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा आदि भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार खड़ी बोली का आधार कोरवी है। ठीक है भाई, खड़ी बोली का आधार क्या बताया गया? कोरवी बताया। और किन किन विद्वानों ने बताया है? ठीक है, बिम्स, सुनीति कुमार चटर्जी और धीरेन्द्र वर्मा ने भी। आगे है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से खड़ी बोली मानक हिंदी का आधार कोलबुक ने कनौजी को माना, इस्टाविक तथा मोहम्मद हुसैन ने ब्रज भाषा को माना और मसूद हसन खान ने हरियाणवी को माना है भाई। किस किसने माना? देखो ध्यान से। खड़ी बोली मानक हिंदी का आधार कोलबुक ने कनौजी को माना, जो कोलबुक है इन्होंने कनौजी को माना है खड़ी बोली का आधार। ठीक है, इस्टाविक तथा मोहम्मद हुसैन ने ब्रज भाषा को माना खड़ी बोली का आधार, और मसूद हसन खान ने हरियाणवी को माना है खड़ी बोली का आधार। ये आपको ध्यान रखना है। आगे है विद्वानों के अनुसार खड़ी बोली का अर्थ। अब हम अर्थ देखते हैं। ठीक है, विद्वान और खड़ी बोली का अर्थ। सुनीति कुमार चटर्जी खड़ी बोली को सीधी कहते हैं, कामता प्रसाद गुरु कर्कश कहते हैं, अबुल हक गवारू कहते हैं, गिल क्राइस्ट मानक या परिनिष्ठ कहते हैं, किशोरीदास वाजपेयी खड़ी पाई से संबंधित कहते हैं, अन्य भाषा वैज्ञानिक खड़ी या शुद्ध कहते हैं। खड़ी बोली के ये अर्थ है, ये विद्वान है, इन्होंने खड़ी बोली के अर्थ ये दिए हैं। ये आपको ध्यान रखना। सुनीति कुमार चटर्जी ने सीधी कहा है खड़ी बोली को, कामता प्रसाद गुरु ने कर्कश, अब्दुल हक ने गवारू, गिल क्राइस्ट ने मानक या परिनिष्ठ, किशोरीदास वाजपेयी ने खड़ी पाई से संबंधित, अन्य भाषा वैज्ञानिक ने खड़ी या शुद्ध कहा है। आगे है वर्तमान हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी और दक्षिणी कुछ सीमा तक खड़ी बोली पर आधारित है। वर्तमान हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी और दक्षिणी, ठीक है, कुछ सीमा तक भी खड़ी बोली पर आधारित बताई गई है। नोट है खड़ी बोली पर विस्तृत, ये तो रहने दो, आगे देखते हैं। अब है बुंदेली। बुंदेली बुंदेलखंड की बोली है। जो बुंदेली है वो बुंदेलखंड की बोली है भाई। बुंदेलखंड नाम बुंदेला राजपूतों के आधिपत्य के कारण पड़ा। भूभाग की व्यापकता, ठीक है, भूभाग की व्यापकता की दृष्टि से बुंदेली पश्चिमी हिंदी की सबसे व्यापक बोली है। ग्रियर्सन ने बुंदेली की अनेक उपबोलियों का उल्लेख किया है। इसमें लोधाती, पवारी, बनाफरी, खटोला, निभय, कुंदू, कुंदी, भदोरी तथा दक्षिणी की मिश्रित बोलियां शामिल है। साहित्यिक दृष्टि से बुंदेली काफ़ी संपन्न है। राजपूतों के समय में इसे राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था भाई। छत्रसाल बुंदेला के कहने पर लाल कवि ने छत्र प्रकाश की रचना की भाई, वो भी बुंदेली में। ठीक है, जो लाल कवि हैं इनकी रचना कौन सी है? छत्र प्रकाश है भाई। और छत्रसाल बुंदेला का इसमें वर्णन किया गया है। केशवदास और पद्माकर जैसे प्रसिद्ध कवि बुंदेली क्षेत्र से ही आते हैं।
यद्यपि उनकी रचनाएं बुंदेली से प्रभावित ब्रज भाषा में हैं। किसकी? केशवदास और पद्माकर की। बुंदेली में लोक साहित्य भी पर्याप्त मात्रा में है। ईश्वरी के फाग बहुत प्रसिद्ध है। ईश्वरी के फाग पूछा जाता है, ईश्वरी के फाग कौन सी भाषा में? तो बुंदेली भाषा में है भाई। आला एक प्रसिद्ध लोक गाथा है जिसे बुंदेली की ही एक उपभाषा बनाफरी में लिखा गया है। ठीक है, बुंदेली की ही उपभाषा है बनाफरी और उसमें भी आला लिखा गया है और ये क्या है? एक प्रसिद्ध लोक गाथा है भाई। धीरेन्द्र वर्मा मानते हैं कि बुंदेली कन्नौजी के समान ही ब्रज की एक उपबोली है। ठीक है, धीरेन्द्र वर्मा मानते हैं जो बुंदेली है और कन्नौजी के समान ही ब्रज की एक उपबोली है। इसके उच्चारण में अल्प प्राणीकरण की प्रवृत्ति मिलती है, जैसे आधा, आधा, दूध, दूध आदि। अब है कन्नौजी। कन्नौजी शब्द संस्कृत के कान्यकुब्ज शब्द से विकसित हुआ है। ठीक है, पूछा गया है कान्यकुब्ज। ठीक है, कान्यकुब्ज, कन्नौज और कन्नौजी भी। कन्नौजी का केंद्र उत्तर प्रदेश का जनपद कन्नौज है। कन्नौज का पुराना नाम पांचाल था, इसलिए कन्नौजी को पांचाली भी कहते हैं। ठीक है, कन्नौजी का दूसरा नाम क्या बताया है? भी पांचाली भी बताया है। कन्नौजी अपने परिनिष्ठ रूप में कन्नौजी तथा आसपास के जिलों में बोली जाती है। आगे है कन्नौजी अवधि ब्रज तथा बुंदेली से घिरी हुई है। कन्नौजी अवधि ब्रज तथा बुंदेली से घिरी हुई है। जो कन्नौजी है वह अवधि ब्रज तथा बुंदेली से घिरी हुई है। अपने सीमाई क्षेत्र में कन्नौजी पर इन बोलियों का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। कुछ विद्वान कन्नौजी को ब्रज भाषा का ही रूप मानते हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा इनमें से एक है, जबकि ग्रियर्सन ने इसे अलग बोली माना है। इस बोली में मध्य है का लोप हो जाता, जैसे जाही, जाई, करहु, करहु आदि पे। हिंदी के अंतिम महाप्राण ध्वनियों का यहाँ अल्प प्राणीकरण हो जाता, जैसे हाथ का, हांत आदि। कन्नौजी में अनुनासिकरण की प्रवृत्ति अत्यधिक मात्रा में मिलते, जैसे बात का, बांत आदि। अब है हरियाणी या हरियाणवी। ठीक है, ये बोली देखते हैं। इसका मूल संबंध भाई हरियाणा राज्य से है। ग्रियर्सन ने इसे बांगरू कहा है। ठीक है, जो हरियाणवी बोली है ग्रियर्सन ने उसको बांगरू बोली कहा है। धीरेन्द्र वर्मा ने हरियाणवी को स्वतंत्र बोली नहीं मानकर खड़ी बोली का ही एक रूप माना है। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है भाई। ठीक है, धीरेन्द्र वर्मा ने हरियाणवी को भी स्वतंत्र बोली नहीं माना है, बल्कि खड़ी बोली का ही मानक रूप मान लिया है। हरियाणवी कई बोलियों से घिरी हुई है। इनमें खड़ी बोली, अहीरवाटी तथा मारवाड़ी शामिल है। ठीक है, कौन कौन सी बोलियां शामिल है? खड़ी बोली आ गई, इसमें हरिवाटी, अहीरवाटी और मारवाड़ी शामिल है भाई हरियाणी बोली में भी। और ये हरियाणी बोली, जो हरियाणी बोली है इन बोलियों से घिरी हुई है। हरियाणा को पंजाबी से प्रभावित भी माना जाता है। जो हरियाणवी है इसको भाई पंजाबी भाषा से प्रभावित माना जाता है। हरियाणा और उसके आसपास के क्षेत्रों में जाटों का बाहुल्य है, इसलिए हरियाणवी को जाटू भाषा भी कहते हैं। पेपर में सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जाटू भाषा कौन सी बोली को कहा जाता है? तो हरियाणवी बोली को कहा जाता है भाई। ठीक है, हरियाणवी में लोक साहित्य पर्याप्त मात्रा में, किंतु लिखित साहित्य अपेक्षाकृत कम है भाई। ठीक है, वैसे तो भाई हरियाणवी जो बोली है इसमें लोक साहित्य पर्याप्त मात्रा में हुआ है, किंतु लिखित साहित्य अपेक्षाकृत क्या है भाई? कम है। दक्षिणी है। ठीक है, हिंदी की वह शैली जो दक्षिण भारत में विकसित हुई दक्षिणी कहलाई। सन 1327 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी दिल्ली से लगभग 1400 किलोमीटर दूर में दौलताबाद ले जाने का फरमान जारी किया गया। इससे दिल्ली और आसपास के इलाकों के समस्त महत्वपूर्ण और अन्य सामान्य लोग, जिनमें राज दरबारी, मंत्री, सैनिक, व्यापारी, ज्योतिषी, शिल्पकार, सूफी संत तथा फकीर आदि शामिल थे, दक्षिण भारत जाकर ये बस गए थे। चूँकि अधिकांश लोग की भाषा हरियाणवी या खड़ी बोली ही थी, अतः दक्षिण में भी इनके लिए सामान्य बोलचाल की भाषा वही रही। सूफी संत तथा मुस्लिम फकीरों ने भी अपनी मूल भाषा, जिसमें अवधी, ब्रज, पंजाबी, हरियाणवी बोलियां तथा अरबी फारसी मिश्रित शब्दावली थी,
में धर्म प्रचार किया। इसी मिश्रित भाषा को कालांतरण में दखनी कहा गया भाई। ठीक है, दखनी कहा गया था। काफ़ी सारी मिश्रित भाषाएं थी, इसलिए इसको दखनी कहा गया। दखनी का संबंध दक्कन से जुड़ता है। जो दक्कन है वो नर्मदा के पार का क्षेत्र था। इसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तथा कर्नाटक के कुछ हिस्से आते थे। इसी को उत्तर भारत के लोगों ने दखनी कहा तथा इस भूभाग में बोली जाने वाली मिश्रित हिंदी दखनी कहलाई। यह मूलतः हिंदी का ही एक पूर्व रूप है भाई। ठीक है, आगे है। धीरे धीरे दखनी की पहुंच केरल और तमिलनाडु के इलाकों तक भी हो गई। दखनी का विकास दक्षिण के बहमनी तथा परवर्ती शासकों के संरक्षण में हुआ। बहमनी शासकों में तो दखनी को राजभाषा के पद पर सुशोभित भी किया गया भाई। यहाँ से देखते हैं, उनकी मध्यकाल में दखनी के दो राजवंश आदिल शाही तथा कुतुब शाही में अनेक प्रतिष्ठित कवि हुए। उनकी कालजयी रचनाओं के कारण ही इस काल को दखनी का स्वर्ण युग कहा गया भाई। दखनी आमतौर पर फारसी लिपि में लिखी जाती है। किसमें लिखी जाती है? फारसी लिपि में लिखी जाती है। दखनी हिंदी के अन्य नाम दक्कनी, देहलवी, हिंदवी और गुजरी है। हैदराबाद में दखनी हिंदी एक विशिष्ट रूप में प्रचलित है। इसे हैदराबादी हिंदी कहा जाता है। गुजरी इसका वह रूप है जो गुजरात के कवियों के साहित्य में प्रयुक्त है। गुजरी यथा मोहम्मद शाह कादरी के काव्य में भी। दखनी हिंदी के प्रमुख स्थान आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व मद्रास है। दखनी हिंदी की मुख्य बोलियां हैं गुलबर्गी, बिदरी, बीजापुरी, हैदराबादी आदि। दखनी की अधिकांश गद्य रचनाएं मुस्लिम सूफी संतों तथा फकीरों द्वारा की गई। इसमें ख्वाजा बंदा नेवाज, गेसुद राज, शाह मीराजी, शाह बुरहानुद्दीन जानम और शरफुद्दीन बू अली कलंदर, सैयद हुसैन अली, मोहम्मद शाह कादरी, मोहम्मद शरीफ आदि प्रमुख है भाई। ठीक है, इन्होंने भाई दखनी जो बोली है इसमें गद्य रचनाएं की थी। दखनी हिंदी के गद्य के विकास को 3 चरणों में बांटा गया है। प्रारंभिक काल 1300 से 1400 ईस्वी, मध्यकाल 1401 से 1687, उत्तर काल 1688 से 1850। प्रारंभिक गद्य काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध नाम ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदार राज था। मध्यकाल में सुप्रसिद्ध गद्यकार मुल्ला वजी हुए भाई। तीसरे चरण के लेखकों ने भी मुल्ला वजी की ही परंपरा को आगे बढ़ाया। इसमें सैयद हुसैन अली खां का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। शरफुद्दीन बू अली कलंदर दखनी का ही एक बड़ा नाम है। दखनी में गजल रचनाएं भी मिलती है। कुली कुतुब शाह की प्रसिद्ध गजल की पंक्तियां देखते हैं। पिया बाज प्याला पिया जाए ना, पिया बाज एक पल जिया जाए ना, मैं कैसे पिया बिन सब्रू करूं, खाया जाए अमा किया जाए ना, नहीं इश्क जिस वह बड़ा कूढ़ है, कंघी उससे मिल बेशिया जाए ना, कुतुब शाह ने दे मंज दिलवाले कुपद की वाजे को कुछ पर दिया जाए ना। तो खड़ी बोली दक्षिणी हिंदी के सर्वाधिक निकट मानी जाती है। जो खड़ी बोली वो दक्षिणी हिंदी के सर्वाधिक निकट मानी जाती है भाई। आगे है प्लीज़ भाई शुरू से लेकर अंत तक वीडियो जरूर से जरूर देखा कीजिए। बुरहानुद्दीन जानम इरशादनामा में दखनी को हिंदी बताते हुए कहते हैं, ये बस बोलूँ हिंदी बोल, पन तो अनभोगा खेती खोल। कालांतर में दखनी पर उर्दू हावी हो गई और इसकी अपनी विशेषता धीरे धीरे लुप्त हो गई भी। दखनी हिंदी की विशेषताएं देखते हैं। खड़ी बोली के सभी स्वर दखनी हिंदी में मिलते हैं। खड़ी बोली के सभी व्यंजन इसमें भी मिलते हैं। इनके अतिरिक्त ग तथा फ जैसी ध्वनियाँ अत्यधिक मात्रा में दिखाई देती है। ड के स्थान पर ड का प्रयोग करने की प्रवृत्ति मिलती है, जैसे पड़ा, पड़ा आदि हुई। महाप्राण ध्वनियों का अल्प प्राणीकरण काफ़ी ध्वनियों में दिखाई देता, जैसे मूरख, मूरख, मुझे, मुझे, दोका, दोका आदि भी। कहीं कहीं अल्प प्राण ध्वनियों का महाप्राणीकरण भी होता है। उदाहरण के लिए पलक, पलख, पहचान, पछान आदि। एक शब्द की विभिन्न ध्वनियों के
विपर्य की प्रवृत्ति दखनी की एक प्रमुख विशेषता है। उदाहरण के लिए लखनऊ, नखलऊ, कीचड़, चीकड़, मतलब आदि भाई। सर्वनाम व्यवस्था इस प्रकार है। उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। अन्य सर्वनाम उत्तम पुरुष में मेरकू, हमन, मज, मुझ। मध्य में तुझ, तुम्हें, आप ही। अन्य में उनन, उन्हें। अन्य सर्वनाम में जीता, जीती, उता, उत्ती। ठीक है, तो दखनी की विशेषताएं भी है। क्रिया व्यवस्था के प्रमुख प्रयोग इस प्रकार है। वर्तमान काल में एहे, एहे, हे, हु, हाँ। भूतकाल में कहा, बोला, था, थया। भविष्य काल में होगा, होंगे, होगी, चलसी, चलसु भाई। भूतकाल की क्रियाओं में यकर प्रत्यय का प्रयोग भी काफी मात्रा में होता है, जैसे आकार, आयकर, रोकर, रोएकर आदि। दक्षिणी हिंदी में आरंभिक काल में खड़ी बोली की शब्दावली ही सर्वाधिक प्रचलित रही है। इसमें फारसीकरण की प्रवृत्ति बढ़ती गई। इसके अतिरिक्त मराठी, तेलुगु और कन्नड़ के स्थानीय शब्द भी सीमित मात्रा में शामिल होते गए। अब है हिंदुस्तानी बोली। हिंदुस्तानी शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, हिंदुस्तान प्लस में ई। धीरेन्द्र वर्मा, ग्रियर्सन आदि विद्वानों का मत है कि यह नाम अंग्रेजों ने दिया है। तुजक ए बावरी में भाषा के अर्थ में हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग हुआ। प्रारंभ में यह शब्द हिंदी तथा हिंदवी का समानार्थी था, किंतु आगे चलकर इसका वह अर्थ हो गया जो आज उर्दू का है। हिंदुस्तानी में तद्भव तथा बहुपरिचित संस्कृत, तत्सम और अरबी फारसी के वे शब्द होते हैं जो बोलचाल में प्रयुक्त होते हैं भाई। तो इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आज की क्लास में जो आधुनिक आर्य भाषा थी वो मैंने आज आपको कंप्लीट करवा दी है। ठीक है, सभी मैंने उपभाषाएं करवा दी हैं। ठीक है, सारे करवा दिए, जितनी भी बोलियाँ थी उनके क्षेत्र वगैरह सारा आज मैंने उसको कंप्लीट करवा दिया है। तो आशा करती हूँ भाई आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।